नमस्ते मेरे 10th के प्यारे विद्यार्थी जी, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो इससे पहले हम कराए थे अध्याय एक का गद्य खंड का एक अध्याय कराए थे, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जिसका लेखक कौन था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उसमें बताए थे कि किस तरह से वे लोग को एक जाति के आधार पर बांट दिया जाता है और कई जगह काम नहीं करने दिया जाता है। जन्म से ही उसको पैसों में बांट दिया जाता है कि इसको यही काम करना है, इसको यही काम करना है। सबको अलग अलग में बांट दिया जाता है। तो उसके बाद उसका क्वेश्चन आंसर करवा दिए थे, फिर उसका ऑब्जेक्टिव करा दिए थे। उम्मीद है कि आप लोग उसको उस वीडियो को देख लिए होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो इसी चैनल पे डाला हुआ जाकर के देख सकते हैं। आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आप लोग तक ये वीडियो पहुँच पा सके। तो सबसे पहले क्लास स्टार्ट होने से पहले आप लोग को ज्ञान गंगा ऑनलाइन क्लासेस पे आने के लिए धन्यवाद। और वीडियो के अंत में कमेंट जरूर कीजिएगा क्लास कैसा लगा, और दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए हम शुरू करते हैं अध्याय 2, जिसका नाम है विष के दांत। क्या है? विष के दांत। यह क्या है? कहानी है। अगर एग्जाम में पूछा जाएगा विष के दांत क्या है, तो यह क्या बताइएगा आप लोग? कहानी है। इसका लेखक कौन है? नलिनी विलोचन शर्मा। इसका लेखक कौन है? नलिनी विलोचन शर्मा। विष के दांत के लेखक कौन है? नलिनी विलोचन शर्मा। यह क्या है? कहानी है। इतना बात आप लोग याद रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद हम चलते, इसका जन्म कब हुआ? जन्म 18 फरवरी 1916 ईस्वी में पटना के बंदरघाट में जन्म हुआ। कब हुआ? 18 फरवरी 1916 ईस्वी में पटना के बंदरघाट में हुआ। ये जन्म से ही भोजपुरी भाषी थी। ये जन्म से ही भोजपुरी भाषी थी, आप लोग समझ गए। उसके बाद फिर है कि शिक्षा कहाँ किया और इसके जीवन में क्या संघर्ष रहा, इसी सबको अभी देखेंगे। ये अभी लेखक के परिचय, लेखक के बारे में सब कुछ बता रहे हैं। उसके बाद अब हम चैप्टर पे जाएंगे। तो अभी लेखक के फिलहाल देखिए, लेखक के बारे में जानना बहुत जरूरी है। एग्जाम में लेखक के बारे में ही पूछा जाता है कि लेखक क्या थे, कहाँ से क्या किए, कहाँ से नहीं किए, कौन किताब लिखे, कौन कहानी है, कौन कविता है। उसके लेखक के परिचय से ही अधिकतर क्वेश्चन पूछा जाता है, बल्कि आपको उतना नहीं पूछा जाएगा चैप्टर से, इतना उसके परिचय से पूछा जाता है। इसीलिए आप लोग ध्यान से उस परिचय को बारीकी से देखिए, ताकि एक एक चीज़ देखिए, ताकि आप लोग को क्वेश्चन बन पाए एग्जाम में। तो इसका जन्म कब हुआ था? 18 फरवरी 1916 ईस्वी में पटना के बंदरघाट में हुआ था। ठीक, इतना बात समझ गए आप लोग। उसके बाद है कि शिक्षा पटना कॉलेजिएट स्कूल से प्राप्त और पटना विश्वविद्यालय से इन्होंने संस्कृत और हिंदी में एमए किया। अगर आप लोग को पूछा जाएगा कि पटना विश्वविद्यालय से नलिनी विलोचन शर्मा ने क्या किया, पटना विश्वविद्यालय से एमए नलिनी विलोचन शर्मा ने कौन विषय से किया, तो आप लोग क्या बताइएगा? हिंदी और संस्कृत। कौन किया? नलिनी विलोचन शर्मा। उसके बाद फिर है क्या हुआ है? पटना विश्वविद्यालय से इन्होंने संस्कृत और हिंदी में एमए किया। फिर ये रांची विश्वविद्यालय और पटना विश्वविद्यालय में प्रधानाध्यापक भी रहे। पटना विश्वविद्यालय और रांची विश्वविद्यालय स्कूल में क्या रही? प्रधानाध्यापक भी रहे। और 1959 ईस्वी में पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष हुए। इसमें गोला इसलिए लगा दिए कि क्या कि इम्पोर्टेंट, इसलिए यहाँ पे घेरा इसलिए लगा दिए क्या कि क्या है? इम्पोर्टेंट है। समझ गए आप लोग? 1959 ईस्वी में पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे। कौन? नलिनी विलोचन शर्मा। उसके बाद फिर है इसके पिता का नाम क्या था? रामावतार शर्मा थे। इनके पिता का नाम क्या थे? रामावतार शर्मा थे। फिर इसके माता का नाम क्या था? रत्नावली शर्मा थे। उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। अगर जो विद्यार्थी नहीं समझे तो हम फिर कोशिश करते समझाने का, आप समझा देंगे आप लोग। हम कोशिश करते हैं कि आप लोग को सरल से सरल वाक्य लेकर के आए और आप लोग को समझ में आ सके कि कहाँ क्या है। तो इसीलिए हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए। अगर जो भी विद्यार्थी नहीं समझे तो देख लीजिए, अगर जो समझ गए वो भी देखिए, उसका रिवीजन हो जाएगा। आप लोग दिमाग में देखिए, दिमाग में एक सर्किल बनाइए कि कहाँ क्या सही बताया। अभी क्या बताएं कि विष के दांत के लेखक कौन है? नलिनी विलोचन शर्मा। इसका लेखक कौन है? नलिनी विलोचन शर्मा। यह क्या एक कहानी है। इतना बात समझ गए, इतना बात जान लिए तो कमेंट में यस जरूर लिखिए। उसके बाद फिर है जन्म। इसका जन्म कब हुआ? 18 फरवरी 1916 ईस्वी में पटना के बंदरघाट में हुआ। कब? पटना के बंदरघाट में 18 फरवरी 1916 ईस्वी में। समझ गए? उसके बाद फिर है कि शिक्षा। इस शिक्षा पटना विश्वविद्यालय में हिंदी और संस्कृत, पटना विश्वविद्यालय में इन्होंने संस्कृत और हिंदी में एमए किया। पटना विश्वविद्यालय में इन्होंने हिंदी और संस्कृत से क्या किया? एमए किया। फिर उसके बाद फिर ये रांची विश्वविद्यालय और पटना विश्वविद्यालय के प्रधानाध्यापक भी रहे। आप लोग को क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रांची विश्वविद्यालय और
पटना विश्वविद्यालय के अध्यापक कौन थे? तो कौन थे? नलिनी बिलोचन शर्मा थे। उसके बाद फिर है कि 1959 में पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष भी रहे। कब? 1959 ईस्वी में हिंदी विषय के अध्यक्ष भी रहे हैं कहाँ? पटना विश्वविद्यालय में। उसके बाद फिर इसका पिता का नाम क्या था? रामावतार शर्मा थे। इनकी माता का नाम क्या था? रत्नावली शर्मा थे। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गए होंगे। तो आप लोग क्लास में ही कोशिश कीजिए याद हो पाए, ताकि आप लोग को घर पे रटना न पड़े या रूम पे रटना न पड़े। इसीलिए हम कोशिश करते हैं आप लोग को क्लास में ही याद हो जाए। चलिए अब क्या हम चैप्टर की ओर चले। आप लोग यस लिखिए, आप लोग यस लिखिए। चलिए तो अब हम चैप्टर की ओर चलते हैं। देखिए चैप्टर में आप पढ़ेंगे, ये तो हम पढ़ लिए हैं। किसके बारे में पढ़ लिए? अभी लेखक के बारे में सब कुछ पढ़ लिए। उसके बाद फिर हम चैप्टर की ओर चलते हैं कि चैप्टर में इसका क्या है। इसकी साहित्य रचनाएं सुन लीजिए आप लोग, इन्हें लिखे हैं यहाँ पे। हिंदी कविता में प्रध्यावाद के प्रवर्तक और नई शैली की आलोचना नलिनी जी की प्रमुख रचनाएं इस प्रकार है। दृष्टिकोण है साहित्य का इतिहास, दर्शन उसके बाद फिर मानदंड, उसके बाद हिंदी उपन्यास। सुनिए कौन कौन है। विशेषताएं, प्रेमचंद्र है, साहित्य तत्व और आलोचना है। फिर आलोचनात्मक ग्रंथ कौन है? विश्व के दांत है और उन्हें 17 अंश गृहित पूर्व नकेन दो सदल मिश्र ग्रंथावली, अयोध्या प्रसाद खत्री स्मारक ग्रंथ, संत परंपरा और साहित्य आदि संपादित ग्रंथ है। आप लोग समझ गए। चलिए उसके बाद हम चैप्टर की ओर चलते हैं। सुनिए आप लोग, ध्यान से सुनिए, उसके बाद आप लोग को समझ में आ जाएगा चैप्टर के अंदर क्या है। आप लोग एक एक चीज को समझ जाइएगा और बारीकी से देखिएगा। सुनिए, सेन साहब की नई मोटर कार बंगले के सामने बरसाती में खड़ी है। सेन साहब की नई मोटर कार बंगले के सामने बरसाती में क्या हुआ? खड़े हैं। काली चमकती हुई स्ट्रीमल एंड इंड जैसा कोयला घोंसले में कि कब उड़ जाए। इसका कार है कैसा है? काली चमकती हुई स्ट्रीमल इंड जैसे कोयला घोंसले में कि अब उड़ जाए, कब उड़ जाए, कब उड़ जाए। सेन साहब को इस कार पर नाज है। सेन साहब को इस कार पर क्या है? नाज है। नाज काहे है? आगे है लिखा हुआ, सुनिए आप लोग। फिर अगला हम आगे क्वेश्चन भी पूछेंगे आप लोग से। तो बिल्कुल नई मॉडल 7,500 में आई है। बिल्कुल नए मॉडल कितना में आई है? 7,500 में। याद रखिएगा, आगे क्वेश्चन है। काला रंग चमक ऐसी कि अपना मुंह देख लो। ऐसा काला रंग था कि उसमें अपना मुंह भी देख लीजिएगा, देख लो। कहीं पर एक धब्बा दिख जाए तो क्लीनर और सोफर की सामत ही समझो। अगर कहीं पे कुछ दाग लग जाता था तो जो गाड़ी साफ करने वाला होता था उसको बुलाया जाता था, फिर उससे साफ करवाया जाता था। मेम साहब की सख्त ताकीद है कि खोखा खोखी गाड़ी के पास ना आए। किसकी? मेम साहब की सख्त ताकीद है कि खोखा खोखी गाड़ी के पास ना आए। फिर आप लोग से क्वेश्चन है कि सेन साहब की मोटर कार बरसाती में खड़ा क्यों लगा रही थी? क्यों? वो कैसी लगा? फिर से सुनिए कि सेन साहब की मोटर कार बरसाती में खड़ी कैसी लग रही थी? तो कैसी लग रही थी? काली चमकती हुई स्ट्रीमल एंड जैसे कोयला घोंसले में कि कब उड़ जाए। सेन साहब अपनी कार पर क्यों नाज करते हैं? सेन साहब अपने कार पर क्यों नाज करते हैं? तो बिल्कुल नई मॉडल 7,500 के, इसी कारण वो अपने कार पे क्या करते थे? नाज करते थे। उसके काला रंग चमक ऐसी कि अपना मुंह देख लो। फिर अगला क्वेश्चन है कि क्लीनर और सोफर की सामत कब आती है? क्लीनर जो गाड़ी साफ करने वाला होता है उसका सामत कब आती है? यदि गाड़ी पर एक भी धब्बा दिख जाए तो, गाड़ी पर अगर एक भी दाग दिख जाए तो क्लीनर को बुलाता था साफ करने के लिए। फिर है कि मेम साहब की
सख्त ताकीद क्या है? मेम साहब की सख्त ताकीद क्या है? तो वह खोखा खोखी गाड़ी के पास न आए। चलिए हम फिर चलते हैं कि लड़कियां तो पांचों बड़ी सुशील है। लड़कियां तो पांचों, काय गो लड़की है? 5 ठो है। तो लड़कियां तो पांचों बड़ी सुशील है, 5-5 ठहरी और 100 भी लड़कियां हैं। 5-5 ठहरी और 100 भी लड़कियां हैं। तहजीब और तमीज की तो जीती जागती मूरत ही है। तमीज और क्या है? तहजीब और तमीज की तो जीती जागती क्या है? एक मूरत है। मिस्टर और मिसेस सेन ने उन्हें क्या करना चाहिए? मिस्टर और मिसेस ने उन्हें क्या करना चाहिए? यह सिखाया तो है, यह सिखाया हो या नहीं, क्या नहीं करना चाहिए इसकी, क्या नहीं करना चाहिए इसकी इन्हें ऐसी तालीम दी है कि बस लड़कियां क्या है? कठपुतलियां हैं। बस लड़कियां क्या है? कठपुतलियां है। याद रखिएगा, लड़कियां क्या है? कठपुतलियां हैं। फिर है, और उनके माता पिता की इस बात का गर्व था, उसके माता पिता की इस बात का गर्व था कि वे कभी किसी चीज को तोड़ती फोड़ती नहीं है। किसी चीज को तोड़ती फोड़ती नहीं थी। कौन? वे जो 5 लड़कियां थी, उसके माता पिता को गर्व था कि मेरे बेटी कोई चीज को तोड़ती फोड़ती नहीं है। वे दौड़ती है और खेलती भी है। वे दौड़ती भी है और खेलती भी। कौन? लड़की। वे खेलती भी है और दौड़ती भी है, लेकिन सिर्फ शाम के वक्त, और चूंकि उन्हें सिखाया गया है कि ये बातें उनकी में सेहत के लिए ज़रूरी है। ये बात उनके सेहत के लिए ज़रूरी है कि वे ऐसे मुस्कुराहट अपने होठों पर ला सकती है कि सोसाइटी की तारिकाएं सोसाइटी की तारिकाएं भी उनसे कुछ सीखना चाहे तो सीख ले, पर उन्हें खिलखिलाकर खिलकारी मारते हुए किसी ने सुना नहीं। खिलखिलाकर हंसते हुए उन्हें कोई देखा नहीं। सेन परिवार के मुलाकाती रक्स के साथ अपने शरारती बच्चों से खिंचकर कहते हैं, एक तुम लोग हो और मिसेज सेन की लड़कियां हैं। एक तुम लोग हो और मिसेज सेन की लड़कियां हैं। किसको कहते हैं? वो 5 लोग कहते हैं। अबे फूल का गमला तोड़ने के लिए बना है। अबे फूल का गमला तोड़ने के लिए बना है। तुम लोगों के मारे घर में कुछ भी तो नहीं रह सकता। तुम लोग के मारे घर में तो कुछ भी नहीं रख सकता। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है, सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? तो सेन साहब की कितना लड़की थी? 5 लड़की थी। क्या नाम थी? तो आगे पढ़ेंगे, आप लोग जान लीजिएगा। मिस्टर और मिसेस सेन ने अपनी लड़कियां को कैसी तालीम दी? सेन साहब ने, मिस्टर और मिसेस सेन ने अपनी लड़कियां को कैसी तालीम दी? तो सुनिए है कि लड़कियां को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इस बात की तालीम दी। क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, इस बात को वो तालीम दिया। उसके बाद फिर है कि सेन साहब की लड़कियां से सोसाइटी की तालीम क्या सीख सकती है? क्या सीख सकती है? तो किलकारी मारकर कभी नहीं हंसना चाहिए। किलकारी मारकर कभी नहीं हंसना चाहिए। फिर है कि सेन परिवार के पड़ोसी अपने बच्चे को क्या समझाते हैं? सेन परिवार के पड़ोसी अपने बच्चे को क्या समझाते हैं? एक तुम हो और दूसरी तरफ मिसेस सेन की लड़कियां हैं। आप लोग समझ गए? फिर है, चलिए फिर जाते हैं चैप्टर पे, सॉरी अगला फिर पढ़ते हैं। जहां तक सेन परिवार की लड़कियां का सवाल है, उन्हें मोटर की चमक दमक को कोई खास खतरा नहीं था, लेकिन खोखा भी तो है। खोखा जो एक ही है, सबसे छोटा है। खोखा, सेन साहब के बेटे का नाम क्या है? खोखा है, जो सबसे छोटा है। 5 लड़की से क्या है? वो छोटा है। किसका लड़का है? सेन साहब की। उसका नाम क्या है? खोखा है। आप लोग याद रखिएगा, बीच बीच में पूछते जाएंगे। खोखा ना उम्मीद बुढ़ापे की आंखों का तारा है। यह नहीं है कि मिसेस सेन अपना और बुढ़ापे का कोई ताल्लुक किसी हालात में मानने को तैयार हैं हो। और सेन परिवार तो सचमुच बूढ़े नहीं लगते, लेकिन मनाने लगने की बात छोड़िए। हकीकत तो यह है कि खोखा का आविर्भाव तक जाकर हुआ था। आविर्भाव तक जाकर हुआ था जब तक उसकी कोई उम्मीद दोनों की बाकी न रह गई थी।
इसकी दोनों उसकी बाकी न रह गई, उम्मीद दोनों बाकी न रह गई थी। खोखा जीवन के नियम का अपवाद था। खोखा जीवन के नियम का क्या था? एक अपवाद था। और यह अस्वाभाविक नहीं था कि वह घर के नियमों का भी अपवाद हो। इस तरह मोटर को कोई खतरा हो सकता था तो खोखा से ही। अगर मोटर को कोई खतरा हो सकता था तो किससे? खोखा से ही। खोखा थोड़ा लुचा के जैसे करता था, इधर तो उधर फोर करते थे। चलो हम क्वेश्चन आप लोग से पूछते हैं कि सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? आप लोग कमेंट कीजिए कि सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? तो कितनी लड़कियां थी? 5 थी। सेन साहब की बेटे का नाम क्या था? खोखा था। उसको कितना बेटा था? 1 था, जो सबसे छोटा था। उसका किताब में दिया हुआ है कि सेन परिवार की मोटर की चमक दमक को किससे खतरा नहीं है? किससे खतरा नहीं है? मोटर गाड़ी की चमक दमक को अपनी बेटियां से कोई खतरा नहीं है। सेन परिवार के लोग मोटर गाड़ी के लिए किससे खतरा मानते हैं? खोखा को। किसे मानते हैं? खोखा को। खोखा कौन है? सेन साहब की क्या है? बेटा है। खोखा का जन्म किस समय हुआ था? जब उसकी कोई उम्मीद नहीं था। खोखा का जन्म कब हुआ था? जिससे उसके कोई उम्मीद नहीं थी। उसके बाद है फिर, बात ऐसी थी कि, आप सुनिए, 5 लड़की की नाम है इसमें, आप लोग सुनते चलिए। बात ऐसी है कि सीमा, रजनी, आलो, सोफाली, आरती, 5 हुए। तो 5 लड़कियां का क्या नाम है? हम यहाँ बोर्ड पे लिख देते, क्या नाम है? क्या नाम था? सीमा, रजनी, आलो, शेफाली और आरती। समझ गए आप लोग? सेन साहब की 5 बेटियां का नाम क्या है? देखिए आप लोग, सेन साहब की 5 लड़कियां क्या नाम थी? सीमा, रजनी, आलो, सोफाली और आरती। आप लोग याद रखिएगा, अगर एग्जाम में पूछेगा कि सेन साहब की कितना बेटियां थी तो कितना लिखिएगा आप लोग? 5 थे। तो जिसका नाम क्या क्या था? सीमा, रजनी, आलो, सोफाली और आरती। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। 5 हुए तो उनके लिए घर में अलग नियम थे। ये लड़कियां के लिए घर में अलग नियम थे। दूसरी तरफ शिक्षा थी और खोखा के लिए अलग तरफ शिक्षा थी और दूसरा तरफ खोखा। कहने के लिए तो सेनों का था, कि खोखा आखिर अपने अपने बाप का बेटा ठहरा। अपने बाप का बेटा ठहरा। कौन? खोखा। उसे तो इंजीनियर होना है। खोखा सोच लिया है, सेन साहब ने सोच लिया है कि अपने बेटे को क्या बनाना है? इंजीनियर बनाना है, और बेटियां को कुछ नहीं करना है। उसके लिए पढ़ाई का व्यवस्था भी अलग था, लेकिन लड़का का पढ़ाई की व्यवस्था कुछ और था। और ये भी सोच लिया था कि लड़का को हम अपने बेटा को इंजीनियर बनाएंगे, लड़की को घर में रखेंगे। उसके बाद अभी से उसमें इसके लक्षण दिखाई पड़ते थे, इसीलिए ट्रेनिंग भी उसे वैसे दी जा रही थी। बात यह है कि खोखा के दुर्लित स्वभाव के अनुसार ही सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल लिया था। अक्सर ऐसा होता है कि सेन परिवार के दोस्त आते हैं, भड़कीले ड्राइंग रूम में बैठते हैं और बातचीत के लिए विषय का अभाव होने पर चर्चा निकल पड़ती है। किसका? सेन साहब की दोस्त आते हैं भड़कते हुए, कहाँ? भड़कीले ड्राइंग रूम में बैठते हैं। कौन उसका दोस्त बैठते? किसका? सेन साहब की। कि किसका लड़का क्या करेगा, किसका लड़का, इसी बात पे चर्चा था कि किसका लड़का क्या बनेगा। सुनते चलिए आप लोग, किसका लड़का क्या करेगा। तब सेन साहब की बड़ी मौलिकता और दूर संदेश के साथ
फरमाते हैं कि वह तो अपने लड़के को अपने ढंग से ड्रेन करेंगे कराएंगे कराएंगे करेंगे क्या कर रहे हैं। यहाँ लिखा हुआ है अपने ढंग से ट्रेंड करेंगे करेंगे क्या कर रहे हैं। कौन कर रहा? सेन साहब। आजकल की पढ़ाई लिखाई तो फिजूल है, आजकल की तो पढ़ाई लिखाई फिजूल है। वह तो उसे अपने तरफ बिजनेसमैन इंजीनियर बनाना चाहते हैं। वो अपने तरफ बिजनेसमैन और इंजीनियर बनाना चाहते हैं। किसको? खोखा को। कौन? सेन साहब। वो दोस्त को बोल रहा है अपने बारे में, अपने बच्चे के बारे में। वह तो अपने बिजनेसमैन इंजीनियर बनाना चाहते हैं। अब देखिए ना सेन साहब कहते हैं खोखा 5 साल का हो रहा है। खोखा कितना? खोखा 5 साल का हो रहा है। लोग कहते हैं कि उसे किंडरगार्टन स्कूल में भेज दो। एक स्कूल का नाम है किंडरगार्टन स्कूल है। सब लोग बोल रहा है सर भेज दो, लेकिन मैंने अभी यही इंतजाम किया है कि कारखानों का बड़ी मिस्त्री 1 घंटे के लिए आकर उसके साथ कुछ ठोक पीट लिया करे। इससे बच्चे की उंगलियां अभी से औजारों से वाकिफ हो जाएंगे। हिंदुस्तान लोग यही नहीं समझते हैं। एक कहता है कि हम एक दुकान पे लगाएंगे, जो उस पर ठोक पीट का काम करेगा उसे उंगलियां भी क्या होगी? सीधा होगी। उसके बाद फिर है क्वेश्चन है अगला कि सेन परिवार की 5 लड़कियां के नाम बताओ। सेन परिवार के 5 लड़कियां का नाम बताओ। तो क्या क्या था? सीमा, रजनी, सोफाली, आरती, आलो। सेन साहब के अनुसार खोखा बड़ा होकर क्या बनेगा? सेन साहब के हिसाब से उसके बेटा क्या बनेगा? अभी आप लोग सुन लिए क्या बनाना चाहता है वो? इंजीनियर बनाना चाहता है। विषय के अभाव में सेन साहब के घर किस प्रकार की चर्चा होती है? किस प्रकार की चर्चा होती है उसके घर में जो दोस्त लोग आए थे? तो कि इस बात का कि किसका लड़का क्या करेगा, किसका लड़का क्या करेगा। उसके बाद है कि सेन साहब अपने लड़के को किंडरगार्टन स्कूल में क्यों नहीं भेजते हैं? उस स्कूल में क्यों नहीं भेजते अपने बेटे को? क्योंकि वह अपने लड़के को घर पर ही बढ़ई मतलब क्या होता है? मिस्त्री कुछ और होता है, उतना नहीं, हमको भी पता नहीं है। बढ़ई मिस्त्री द्वारा ठोक पीट आदि की ट्रेनिंग दिलवाते हैं। उसके बाद फिर है एक दिन का वाक्य है कि ड्राइंग रूम में सेन साहब के कुछ दोस्त बैठे गपशप कर रहे थे। उनमें एक साहब साधारण हैसियत के अखबारनवीस थे और सेनों के दूर के रिश्तेदार भी होते थे, और सेन साहब के दूर के रिश्तेदार भी होते थे। साथ में उनका लड़का भी था वहाँ जो आया था। उसकी कोई जो खोखा से भी छोटा था, पर बड़ा समझदार और होनहार मालूम पड़ता था। बड़ा समझदार और होनहार मालूम था। किसी ने उसका कोई हरकत दे करके उसकी कुछ तारीफ कर दी और उन साहब से तारीफ कर दी और उन साहब से पूछा कि बच्चा स्कूल तो जाता ही होगा। इसके पहले कि पत्रकार महोदय कुछ जवाब देते हैं, सेन साहब ने शुरू किया। उसके पहले पत्रकार ने कुछ क्या करते हैं? जवाब देते हैं। सेन परिवार ने शुरू किया, मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ। कौन बोला? सेन साहब ने बोला कि हम अपने खोखा को तो इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ। और वे ही बातें दोहरा कर वे थकते नहीं थे। पत्रकार महोदय चुप होकर के क्या करे? मुस्कुरा रहे थे। जब उनसे फिर पूछा गया कि अपने बच्चे के विषय में उनका क्या ख्याल है, तब उन्होंने कहा, मैं चाहता हूं कि वह जेंटलमैन
जेंटिलमैन जरूर बने और कुछ बने उसका काम है, उसे पूरी आज़ादी रहेगी। क्या बनेगी? दूसरी पत्रकार का जो बेटा था, तो पत्रकार बोले कि हम अपने बेटे को क्या बनाना चाहता है? जेंटलमैन बनाना चाहते हैं, उसको पूरा आज़ादी दिया हुआ है। सेन परिवार का सेन साहब इस उत्तर के विशिष्ट और प्रच्छन्न व्यंग पर ऐंठकर रह गए। तभी बाहर शोर गुल सुनकर सेन साहब ठाने लगे, सॉरी थोड़ा प्रिंट जो है ना वो नहीं है उस पर, इसलिए थोड़ी दिक्कत है। क्या है यहाँ पे? तभी बाहर शोरगुल सुनकर सेन साहब उठने लगे, तो उनके मित्रों ने भी जाने की इच्छा प्रकट की और उन्हीं के साथ बाहर आए। सेन साहब बाहर हल्ला सुने, उस अंदर से बाहर आने की चाह कर रही थी, उसके साथ दोस्त भी अपना जाने का क्या कर रहा था? बना रहा था। बाहर सेन साहब का सोफर एक औरत से उलझ रहा था। सोफर उसका ड्राइवर का नाम है, किसका? सेन साहब के ड्राइवर का नाम है, क्या नाम है? सोफर। हाँ, सोफर एक औरत से उलझ रहा था। औरत के पास एक 5-6 साल के बच्चा खड़ा था। औरत के पास क्या था? 5-6 साल का बच्चा खड़ा था, जिसे वह रोकने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि बच्चा बार बार सोफर की और झटपटा था। उसके बाद है कि क्वेश्चन है कि सेन साहब के सभी दोस्तों में एक दोस्त किस हैसियत के थे? तो किस हैसियत के थे? साधारण हैसियत के, अखबार निस। उसके बाद है क्वेश्चन कि समझदार और होनहार किनका लड़का था? तो किनका लड़का था? पत्रकार का लड़का क्या था? होनहार और समझदार था। या सेन साहब के दूर के रिश्तेदार का था? पत्रकार महोदय ने अपने बच्चे के विषय में क्या कहा? पत्रकार ने अपने बच्चे के विषय में क्या कहा? तो मैं चाहता हूं कि वह जेंटिलमैन जरूर बने और उसे कुछ न बने और जो कुछ बने उसका काम है, उसे पूरा आज़ादी रहेगी। उसे क्या रहेगी? पूरा आज़ादी रहेगी। सेन साहब के घर के सामने शोर क्यों हो रहा था? तो शोर क्यों हो रहा था? सेन साहब का सोफर एक औरत से उलझ रहा था, इसीलिए वहाँ शोरगुल हो रहा था। तो उम्मीद है कि आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। अब तो हम आपसे हम क्वेश्चन पूछते हैं। पहले आप हमको पानी पीने दीजिए, उसके बाद हम आप लोग को बताते हैं। बोलते हैं इसीलिए गला सूख जाता है, थोड़ा बोलने में दिक्कत होता है। आप लोग भी थोड़ा पानी और पी लीजिए। हिंदी है, थोड़ा बोरिंग फील होता है, लेकिन जब पढ़ने में मज़ा आएगा तो बोरिंग कुछ नहीं होगा। अब हम आप लोग से क्वेश्चन पूछते हैं, आप लोग जवाब कमेंट में दीजिएगा। सेन साहब के परिवार में कितनी लड़कियां थीं? कमेंट कीजिए आप लोग, हम देख रहे हैं सबका। सेन साहब के परिवार में कितनी लड़कियां थीं? तो 5 लड़कियां थीं, जिसका नाम क्या था? यहाँ हम पीछे लिख दिए हैं। एक में था सीमा, रजनी, आलो, सोफाली, आरती, उसकी 5 बेटियां थी। और उसके बाद सबसे छोटा एक बेटा था, जिसका नाम क्या था? खोखा था। सेन साहब अपने बेटे को क्या बनाना चाहता था? इंजीनियर। उसके घर में भेदभाव हो रहा था लड़की और लड़का को लेकर के। अपने बेटे को इंजीनियर बनाना चाह रहा था और लड़कियां को कुछ नहीं, लड़कियां को सिर्फ घर में रहना है। उसके बाद फिर है, उसके घर कुछ रिश्तेदार आते हैं और उसे इस बात पर चर्चा होता है कि किसका लड़का क्या बनेगा। उसमें सेन साहब अपने लड़के के बारे में कहते हैं कि मेरा बेटा क्या बनेगा? इंजीनियर बनेगा। उसके बाद फिर एक पत्रकार बोलते हैं कि मेरा बेटा क्या बनेगा? जेंटिलमैन बनेगा।
उसे पूरी आज़ादी है। और सेन साहब की कार कैसी थी? काली थी। कितना का था? तो 7,500 का। चलिए हम आगे और पढ़ाते हैं। आगे क्या है? एक दिन का वाक, ये तो पढ़ा दिए हैं। चलिए, सेन साहब को देखकर औरत सहम गई। सेन साहब को देखकर औरत सहम गई। सोफर कौन है? सेन साहब की ड्राइवर है। सोफर ने साहब की और बढ़कर अदब के साथ कहा, देखिए साहब, मदन गाड़ी को छू रहा था, गाड़ी गंदा हो जाती। मैंने मना किया तो लगा कहने। किसको बोला? सेन साहब को बोला कि देखिए, हम इसको जब बोले देखिए साहब, मदन गाड़ी को छू रहा था, गाड़ी गंदा हो जाती। मैंने मना किया तो लगा कहने, जा तो मैंने उसे पकड़कर अलग कर दिया। मैंने उस लड़का को पकड़ क्या कर दिए? पकड़ के अलग कर दिए। इस पर मुझको मारने दौड़ा। इस पर मुझको मारने दौड़ा। अब उसकी माँ भी आकर खाम खा मुझसे उलझ रही थी। कौन बोली? सेन साहब के ड्राइवर ने बोली। सेन साहब को बोल रहा था कि ऐसा ऐसा बात है, उसका माँ भी हमसे उलझ रही थी। मदन की माँ कुछ कहना चाहती थी, लेकिन सेन साहब के सटे होठों को देखकर चुप रह गए। उसके मदन की जो लड़का कार को छू रहा था, उसका नाम क्या था? मदन। मदन की माँ भी चाहता था कि कुछ उसको बोले, और उसके होठों को देखकर चुप रह गए। किसका? सेन साहब के। सेन साहब ने बड़े संयत पर कठोर स्वर में कहा, मदन की माँ, मदन को ले जाओ। मदन की माँ, मदन के ले जाओ, और देखना वह फिर ऐसी हरकत न करे। किसको बोला? मदन की माँ को बोला। कौन बोला? सेन साहब ने बोला कि अगले बार से देखना ऐसी हरकत न करे। मदन की माँ अपने बच्चे को लेकर बाएं घुटने से निकलते हुए खून को पहुँचती हुई चली गई। ड्राइवर ने शायद धकेल दिया था। ड्राइवर ने शायद उसे क्या किया था? धकेल दिया था। किसको? मदन को धकेल दिया था। कौन धकेल दिया था? ड्राइवर। ड्राइवर कौन थे? सेन साहब के ड्राइवर थे। दिया था। लेकिन एक मामूली किरानी के बेटे को सेन साहब के ड्राइवर ने धक्का दे दिया। वह एक क्या था? वह एक मामूली किरानी के बेटे थे। कौन? मदन। उसे चोट आ गई तो आखिर ऐसी कौन सी बात हो गई? आखिर चोट आ गई तो आखिर ऐसी कौन सी बात हो गई? फिर उसके बाद है, ठीक इसी वक्त मोटर के पीछे खटखट की आवाज सुनकर सेन साहब लपके सोफर भी दौड़ा। ठीक इसी वक्त मोटर के पीछे खटखट की आवाज सुनकर सेन साहब लपके सोफर भी दौड़ा, और लोग सीढ़ियां से उतरकर अपने अपनी गाड़ियां की ओर चले गए। और सब सीढ़ियां से उतरकर अपने अपने गाड़ी की ओर चले गए। सभी ने देखा सेन साहब खोखा को गोद में लेकर उसे हल्की मुस्कुराहट के साथ डांट रहे हैं। हल्की मुस्कुराहट के साथ क्या कर रहे? सेन साहब डांट रहे हैं। और मोटर की पिछली बत्ती का लाल शीशा चकनाचूर हो गया। और पीछे का मोटर की पिछले बत्ती का लाल शीशा चकनाचूर हो गया। सेन साहब ने मित्रों को संबोधित करते हुए कहा, देखो आप लोगों ने बड़ा शरारती हो गए। आप लोगों ने बड़ा शरारती हो गया। कासू मोटर के पीछे हरदम परार रहता है। उसके कल पुर्जों में उसको अभी से इतनी दिलचस्पी है कि क्या बताऊं। शायद देखना चाह रहा था कि आखिर इस बत्ती के अंदर है क्या। कौन बोल रहा था? सेन साहब अपना मित्रों को संबोधित कर रहा है। बोल बोल करके देखिए कि ऐसे से इसका मतलब उसको फोर को देखा, इसका मतलब उसको देख रहा था कि इसके अंदर क्या है। फिर आप लोग से क्वेश्चन है कि मदन की माँ क्यों सहम गई थी? तो मदन की माँ क्यों सहम गई थी? इसलिए सहम गई थी कि सेन साहब के होठों को देख करके क्या गई थी? सहम हो गई थी।
सेन साहब ने मदन की माँ से क्या कहा? सेन साहब ने मदन की माँ से क्या कहा कि मदन की माँ अब जाओ, इसको लेकर के अगली बार से ऐसी हरकत ना करें। मदन के घुटनों से खून क्यों निकल रहा था? तो मदन के घुटनों से खून क्यों निकल रहा था? तो खून इसलिए निकल रहा था कि काहे कि सेन साहब की ड्राइवर ने मदन को क्या किया था? मारा था। सेन साहब खोखा को क्यों डांट रहे थे? सेन साहब ने खोखा को क्यों डांट रहे थे? उसे गाड़ी का शीशा चकनाचूर कर दिया था, इसीलिए उसे क्या कर रहा था? डांट रहे थे। फिर है कि शीशा चकनाचूर होने पर सेन साहब के मित्रों से क्या कहा? कि यह कहा कि देखा, कल पुर्जों में इसकी अभी से दिलचस्पी है, शायद देखना चाह रहा है कि आखिर इस बत्ती के अंदर है क्या। किसको कह रहा? अपने दोस्तों को कह रहा। उसके बाद है कि सेन साहब खोखा को जमीन पर रखकर अपने दोस्तों के साथ उनकी कार की ओर चले गए। फिर से सुनिए, सेन साहब खोखा को जमीन पर रखकर अपने दोस्तों के साथ उनकी कार की ओर चले गए। उन्होंने अपने मित्रों की भंगिमा देखी नहीं, देखते भी तो कुछ समझ पाते हैं। इसमें शक ही था। मिस्टर सिंह अपनी कार के पास पहुंचे और सेन साहब को नमस्कार कर दरवाज़ा खोलने के लिए बढ़े और फिर रुक गए। सेन साहब को नमस्कार किए। कौन किया? मिस्टर सिंह ने। किसको किया? सेन साहब को नमस्कार किए और अपना दरवाज़ा खोल करके बढ़े और फिर रुक गई। उनकी निगाह अचानक ही अगले चक्के पर गई थी। उनका नज़र अचानक अगले चक्के पर गई थी। उन्होंने नज़दीक जाकर देखा कि परेशानी की हालत में खड़े हो गए। टायर बिल्कुल बैठ गया था, शायद पंचर हो गया था। वो जो देखा कि टायर बैठ गया था, इसका मतलब क्या हुआ था? पंचर हो गया था। कौन चक्का? अगले चक्का का। सेन साहब भी आगे बढ़ आए और कुछ झिझकते हुए बोले, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कासू ने हवा निकाल दी? कहीं ऐसी तो नहीं है कि कासू हवा निकाल दी हो? तो ड्राइवर जरा दूसरे चक्का में को भी देख लो। ड्राइवर को बोल रहा है कि दूसरे चक्का को भी देख लो और पंप ले जाकर हवा भर दो। और हाँ, कुर्सियाँ लॉन में लगाओ, या लॉन है, कुर्सियाँ लॉन में लगवा दो। तब तक हम यहीं बैठते हैं। कौन बोला? मिस्टर सिंह बोला। किसको बोला? अपने ड्राइवर को बोला कि जाकर के टायर में हवा भरवा लो, तब तक हम यहीं बैठते हैं। कहाँ? लॉन में। उसके बाद है, ड्राइवर ने एक कार का चक्का लगाकर सूचना दी कि दूसरी और के पिछले चक्के की भी हवा निकली हुई थी। जैसे ही देखा कि एक टायर पंचर है, फिर देखा कि दूसरे चक्का भी क्या था? पंचर था। काम तो कासू बाबा का ही मालूम पड़ता है। इधर ही खेल रहे थे। शोफर ने बताया और पंप लाने चले गया। शोफर ने उसे बताया कि यह कासू का ही काम हो सकता है। कासू क्या कर रहा था? यहाँ खेल रहा था। तो चलिए आप लोग से फिर क्वेश्चन पूछते हैं कि सेन साहब खोखा को जमीन पर छोड़कर कहाँ जा रहे थे? तो कहाँ जा रहे थे? अपने दोस्तों को कार तक छोड़ने। अपने दोस्तों को कहाँ? कार तक छोड़ने। किसको? मिस्टर सिंह को। फिर है सेन साहब किस पर पहियों की हवा निकालने का शक कर रहे थे? तो किस पर? कासू पर।